पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत ने मुल्क की जुग्राफियाई, माशी और समाजी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। हालिया बरसों में मुल्क में बारिशों के गैर मामूली पैटर्न, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने और बढ़ते हुए सैलाबी खतरात ने इस हकीकत को आश्कार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियां महज आलमी बहस का मौजू नहीं रही, बल्कि मुल्क की रोजमर्रा जिंदगी की एक तल्ख हकीकत बन चुकी है। गो कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिश कर रही है और सैलाब मुतासरीन के अगस्त के बिजली के बिल भी माफ करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा सबसे पहले वो गुफ्तगू आपके सामने रखता हूं। मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। इन मुतासरा इलाकों के वो घरेलू सार्फिन जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं, उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। ज़रई, कमर्शियल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली के सार्फिन के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है। उनकी अगस्त के महीने के बिजली के बिल की वसूली फिलफौर मौखर की जा रही है। अब हुकूमत की कोशिशें एक तरफ, लेकिन यह हकीकत है कि सैलाब से जो माली और जानी नुकसान हुआ है उसका अजाला मुकम्मल तौर पर फिलहाल नजर नहीं आता। हालिया सैलाब से खुसूसन पंजाब के जिला नारोवाल और दीगर अजला में जो तबाही मची है, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को मौसमियाती आफात से निपटने के लिए फौरी और जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। अब नारोवाल में दरियाए रावी और मुहलिका नालों में आने वाले सैलाब ने लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों की माशी हालत मुतासर हो रही है, बल्कि मुल्क की ज़रई पैदावार को भी शदीद धचका लगा है। धान, गंदम, दालों और दीगर फसलों की तबाही ने ज़रई मईशत को ऐसा नुकसान पहुँचाया है कि लाखों ख़ानदान कर्ज़ों में फंस चुके हैं। किसान न सिर्फ अपनी फसलों को बचाने में नाकाम रहे हैं, बल्कि अपने रोज़गार के लिए बुनियादी वसाइल भी खो बैठे हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान की ज़रई खुद कफालत के लिए एक संजीदा खतरा है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी का इन्हिसार ज़राअत पर है और सैलाब की तबाहकारियाँ इस निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। सैलाब जब किसी इलाके में आता है तो इसका सबसे बराह रास्त असर ज़मीन पर पड़ता है, क्योंकि पानी का एक वसी हजम अचानक ज़मीन पर आकर न सिर्फ सतह को ढाँप देता है, बल्कि ज़मीन की साख्त में भी गहरे नुकूश छोड़ता है। सैलाबी पानी की ज़बरदस्त रफ्तार और दबाव से ज़मीन की ऊपरी तय, जो कि ज़रखेज़ मिट्टी और खेतों का अहम जुज़ होती है, बह जाती है या ख़राब हो जाती है। इस अमल को मिट्टी के कटाव का नाम दिया जाता है, जो कि फसलों की नशोनुमा के लिए नागुज़ीर ज़मीन को नाकाबिल काश बना देता है। इसके अलावा सैलाबी पानी के साथ आने वाला मलबा, पत्थर और कीचड़ ज़मीन पर जमा होकर इसे सख्त नाहमवार कर देता है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी के लिए ज़मीन की तैयारी मुश्किल हो जाती है। मिट्टी की ये खराबी ज़रई पैदावार को नुमाया तौर पर मुतासिर करती है और किसानों के लिए माली नुकसान का बाइस बनती है। सैलाब के दौरान ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद हो जाती है, जिससे ज़मीन में पानी की ज़्यादा मिकदार जमा होती है, जिसे सेचुरेशन कहा जाता है। यह हालत ज़मीन की साख को नर्म और कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से ज़मीन के छोटे टुकड़े टूट कर बह सकते हैं और ये सूरत हाल ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में ज़मीन के फिसलने या लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात को बढ़ा देती है। सैलाब के बाद ज़मीन पर होने वाले असरात सिर्फ फौरी नहीं होते, बल्कि ये लॉन्ग टर्म भी होते हैं, जो इलाके की ज़मीन की हयातियाती और कीमियाई हालत को बदल देते हैं। सैलाबी पानी में शामिल केमिकल आलूदगी और नमकीन पानी ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं, जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को मुतासर करते हैं और ज़मीन की कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर मौजूद आलूदा मवाद, कीड़े या फिर जो अद्वियात हैं, ज़मीन की मिट्टी और पानी के ज़खायर को जहरीला बना देते हैं, जो न सिर्फ फसलों बल्कि इंसानों और फिर हैवानों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। मिट्टी के साख्त में तब्दीली से ज़मीन की पानी रोकने की सलाहियत भी मुतासर होती है, जिसके नतीजे में फसलों की जड़ें पानी से या तो महरूम रह जाती हैं या इजाफी नमी की वजह से सड़ जाती है। अब सैलाब जो फ्लैश फ्लड्स हैं, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, आफ्टर मैथ क्या होगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त एक्सपर्ट डॉक्टर आसिफ जावेद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है सैलाबी सूरत हाल तो इस वक्त है, उससे लड़ने की कोशिश भी की जा रही है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन जो इसका आफ्टर मैथ है या आफ्टर शॉक्स है, वो ज़मीन की नाहमवारी और फिर ज़मीन की ज़रखेज़ी को खोने का मामला हो या फसलों के लिए नाकाबिल काश्त ज़मीन का बन जाना हो, ये आफ्टर शॉक्स क्या है जो हमें फेस करना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया हम साहब, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए और सारी दुनिया के लिए समझना कि ये तो अभी हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की कंडीशन में हैं, रेस्क्यू की कंडीशन में है। लेकिन जिस तरह आपने एक वर्ड यूज़ किया आफ्टर शॉक्स, यस, अभी मैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट देख रहा था, तो उन्होंने इनिशियल जो असेसमेंट की है, तो उन्होंने कहा है कि भाई मोर देन जो हमारी 60% राइस क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस तरह शुगर कैन है और वीट है, उनमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें 2022 फ्लड्स की, तो तकरीबन कोई $15.2 बिलियन का लॉस हुआ था एलोन फ्रॉम द फ्लड। और वर्ल्ड बैंक की वही रिपोर्ट ने जो प्रोजेक्शंस की हैं कि भाई 2050 तक
18 to 20% जीडीपी लॉस एक्सपेक्ट किया जा रहा है ड्यू टू इन्वायरमेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटीज। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमारे पास ये टाइम है कि अभी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंचे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह भी देखें क्लाइमेट ड्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्लाइमेट पे भी और एग्रीकल्चर में भी। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप आई पर्सनली बिलीव। और उसमें मतलब उन्होंने फोकस किया है कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ऑब्वियसली रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इनिशियली, लेकिन लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज की, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की, वो उसका पॉलिसी का हिस्सा है, उसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। देखिए जो एक्सट्रीम क्लाइमेटीज है, आप इस पूरे साल को देखें तो पहले फॉग, उसके बाद हेल स्टॉर्म, उसके बाद आपके मतलब है हेल स्टॉर्म इतने सिवियर थे कि कितनी गाड़ियां डैमेज हुई, इस्लामाबाद में कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ। उसके बाद आप देखें तो एक मैसिव हीट वेव्स आ गई, इस्लामाबाद हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर। और उसके बाद देखें तो अभी ये आपके बाद और क्या कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स इन हिली एरिया, रिवराइन फ्लड्स और फिर अर्बन फ्लडिंग। तो नुकसान आपके सामने ही हैं। तो डेफिनेटली मतलब है अभी हमारे पास तो हमें देखें देखिए ना डॉक्टर साहब, वो कहते हैं एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, अभी तो एक और दरिया का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अभी से वो क्या, किस तरीके से हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए, किन खतूत पे तैयारियां होनी चाहिए? हमें जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है ड्यूल इमरजेंसी, इसका मतलब ये है कि हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए मल्टी फेसेट इश्यूज हैं, ये कोई ऐसा वेरी कॉम्प्लेक्स नेक्सस है वाटर का, क्लाइमेट का, एग्रीकल्चर का, तमाम चीज़ों का, ठीक है ना। कोई सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है कि मैं ये कह दूं ये आप कर दें। हमें हर तरीके से हर जगह पे फोकस करना पड़ेगा। हमें पर्टिकुलरली इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें वाटरशेड मैनेजमेंट आती है, जिसमें आपके रिचार्ज वेल्स आते हैं, जिसमें आपकी एफॉरेस्टेशन आती है, रिटेंशन वॉल्स आती हैं, छोटे छोटे कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स आते हैं और सोशल मोबिलाइजेशन आती है, तमाम चीज़ें। प्लस हमें बड़े क्लियर कट लॉज जो हमारे मुल्क के बने हुए हैं उनको क्लियरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन लेटर एंड स्प्रेड्स, जो फ्लड प्लेन रिवर्स के डिफाइन है ऑलरेडी और जो सेंचुरी से डिफाइन है। आप ये देखें ना, जो अभी राबी में फ्लड आया, चनाब में फ्लड आया, सुतलज में फ्लड आया। राबी का मैं बात कर रहा हूं तो क्या राबी का पानी मीनार पाकिस्तान तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा। लिबर्टी मार्केट गया? नहीं गया। अरुण फ्लडिंग का पानी गया होगा ड्यू टू वीक ड्रेनेज। रिवराइन फ्लड नहीं गया वहां तक। पानी कहां तक रहा है? पानी तो अपनी हदूद में रहा है। हमने अपनी हदूद क्रॉस कर ली, हम पानी के रास्ते में चले गए, हमने वहां पर हाउसिंग सोसाइटी बना ली, हमने एग्रीकल्चर लैंड्स बना ली वहां पर जाकर। तो जाहिर सी बात है फिर उसमें तो वो पानी के रास्ते में आएंगे तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रक्शन होगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो पानी हमें समझा पाया है, क्या कोई लेसन दे रहा है आपको लगता है, और हम वो लेसन ले भी रहे हैं? और जो आप कह रहे हैं कि मल्टी फेसेट इश्यूज है और मल्टी फेसेट ही स्ट्रैटेजी होगी, क्या वो स्ट्रैटेजी आपको ऑन ग्राउंड दिखाई भी दे रही है? देखिए मैंने कई मरतबा लाइव प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि एज ए पाकिस्तानी नेशन वी आर वेरी गुड एट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। हमारी आर्म फोर्सेज, हम हमारे इदारे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट बड़े वीक हैं। जब ये सीजन आ जाता है एक्सट्रीम क्लाइमेट का तो वह सब हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और फिर इस पर गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है, सोशल मीडिया भी एक्टिव हो जाता है, हमारे साइंटिस्ट भी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन फिर ये इश्यूज बैक बर्नर पर चले जाते हैं और कोई इसको डिस्कस नहीं करता, फिर अगले साल का वेट करते हैं, फिर उससे ज़्यादा डेवस्टेशन हो जाती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो इस साल हुआ है 2022 में हुआ है, बल्कि ये पूरा साल मैंने आपको इसी ने रेट किया कि हेल स्टॉर्म का तस्करा किया, हीट वेव्स का तस्करा किया, लिहाजा हम अभी से जान नहीं छुड़ा सकते। ऐसा ना हो कि हम कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाए। तो मेरे ख्याल से अब इसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा इन तमाम इश्यूज को। और देखिए ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, इनके सॉल्यूशंस हमें साइंस से निकलेंगे, तमाम साइंटिस्ट आगे आए और वाइबल सॉल्यूशन दे क्विक। जाहिर सी बात है कोई ओवरनाइट कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती, लेकिन आज हम शुरू करेंगे तो शायद हम फ्यूचर जनरेशंस को कुछ बचा सकें। देखिए आप थोड़ा हिस्ट्री में चले जाए, 1970s में जब पूरी दुनिया इकट्ठी हुई और उन्होंने ट्रीटी साइन की जापान के शहर में, दैट इज कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कार्बन इमिशंस पे थी कि कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन करनी है, उनकी क्वांटिटी में रिडक्शन करनी है और उसको 1992 के लेवल पे लेकर आना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो उस वक्त सबसे बड़ा पोल्यूटर था दुनिया का, और उसने बैकआउट कर दिया। उसने कहा नहीं ये मतलब है जब आपकी साइंस ही क्लियर नहीं है एंड यू आर नॉट श्योर, क्योंकि मॉडल यूज होते हैं अनसर्टन किस्म के प्रिडिक्शंस के लिए, तो मतलब है और फिर इकोनॉमिक लॉस है इसमें इन्वॉल्व है, तो हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करते। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी नहीं किया। तो देखें अगर उस वक्त अच्छे डिसीजन ले लिए जाते हैं, आज हमें शायद ये दिन ना देखने पड़ते। सेम इज द केस विद पाकिस्तान राइट नाउ, वी हैव नॉट रीच एट द टाइम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अभी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं गए, हम अभी भी हमारे पास टाइम है। आज के दिन अगर अच्छे डिसीजन हम ले लेते हैं तो उसका जो फायदा है वो हमारी आने वाली जनरेशंस को होगा,
और हम लोगों को होगा, हम लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को से कम सेव करने में कुछ हद तक ठीक कामयाब हो जाएंगे। वी कैन नॉट फाइट नेचर। ठीक तो लेकिन इश्यूज को पोलराइज नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और हर एक बंदे को आगे आना चाहिए, खा वो एक्सपर्ट है, खा वो मीडिया से ताल्लुक रखता है, खा वो पॉलिटिशियंस हैं, सामने आए और मिलके कुछ एक से टेंजिबल किस्म के सोल्यूशन प्रपोज करें जो कि इमीडिएट रिलीफ मिले और लॉन्ग टर्म में हमें बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने फरमाया, हम तो हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं और जब वो इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, वो बैक बर्नर में चला जाता है। लास्टली ये कहेगा कि इस वक्त आपको सबसे बड़ा जो इशू है जिसको फौरी तौर पर देखना है, वैसे तो आपने कहा कि वो मल्टीपल इश्यूज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू एट दिस पॉइंट इन टाइम वो क्या फसलों की जो काश्त है, वो जो नाकाबिल काश्त ज़मीन हो गई है उसको काबिल काश्त बनाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस सेक्टर में नज़र आता है आपको? देखें, वाटर एंड एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सफर है क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में स्पेशली। देखिए, वाटर की ही वजह से, पानी के ना होने की वजह से ड्राउट कंडीशन पैदा होती हैं, तब भी आपको फार्मर बेचारा सफ़र करता है, और फ्लडिंग कंडीशन में उसकी जो लैंड है वो इरोड हो जाती हैं, तब भी वो फार्मर बेचारा सफ़र कर रहा होता है। अभी देखें, इस फ्लडिंग के बाद आपके कितने इन्वायरमेंटल रेफ्यूजेस बन जाएंगे, जिनकी लैंड्स इरोड होगी, तो वो सारी ज़ाहिर सी बात है वो फिर शहरों का रुख करेंगे और एक माइग्रेशन होगी इंटरनल किस्म की, और लोड बनेगा मतलब है शहरों पे भी। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर, जिस तरह गवर्नमेंट ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो उसमें यही है कि क्लाइमेट चेंज प्लस एग्रीकल्चर और वाटर को। अब अच्छा, वाटर के दो इश्यूज हैं, एक वाटर की कमी है, एक पानी की ज्यादती है। दोनों का मसलों का हमें इकट्ठे देखना पड़ेगा कि वाटर हमारा या तो डैमेज कर रहा होता है या वाटर हमें मिल नहीं रहा होता, तो हम उसकी वजह से नुकसान उठा रहे होते हैं। सो दैट शुड बी प्रायोरिटी। और फिर दूसरी बात यह है कि जो हिली एरियाज हैं पर्टिकुलरली, उनका थोड़ा सा इशू डिफरेंट है। वहां पर लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा है ड्यू टू द हाई इरोजिव वेलोसिटी ऑफ द वाटर, पर्टिकुलरली मूनसून क्लाउड ब्रस्ट का फिनोमेना वहां पर ज्यादा है, क्योंकि मैसिव एवपोरेशन एयर में जाते हैं और देन मैसिव डाउनफॉल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और शेयर स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो वहां पर कुछ स्पेशल किस्म की मेजर्स हमें करनी पड़ेंगी, लाजमी सी बात है। चेक डैम्स, रिटेंशन वॉल्स या एफॉरेस्टेशन, जो जो भी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं ताकि लोगों की कम से कम लाइफ को हम वहां पर बचा सकें। ठीक वहां पर लाइफ थ्रेटन है, रिस्क पे है। प्लेन एरिया में आपकी एग्रीकल्चर ज्यादा थ्रेट पे है कंपेयर टू लॉस ऑफ लाइफ। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट शुड नीड टू प्लान। ठीक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी टच करना चाहिए, वो भी आ गए हैं और गवर्नमेंट की हेल्प करें। डेफिनेटली गवर्नमेंट के पॉलिसीज में भी है कि दे विल अप्रोच, और CPEC 2 में इन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो हमारा चाइना के साथ चल रहा है उसमें स्पेशली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट।